प्रकार की चुनौतियां आती हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसा अर्थ से ही हम यहाँ पे देखते हैं। अर्थ के पहले भारत के लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ चैप्टर का नाम है। इससे क्या होगा, आत्मबोध होगा, समस्या समाधान और समानुभूति होगी, मतलब उसके समान कैसे अनुभूति होती है, उस सोच समझ पाएंगे हम उस चीज़ को। अगर इसको अच्छे तरीके से समझना है तो क्रियाकलाप क्या करनी पड़ेगी, भारत के लोकतंत्र के समक्ष विभिन्न चुनौतियों को समझना। इस टॉपिक को अगर सर्च करके पढ़ोगे तो तुम्हें और ज़्यादा डिटेल में जानकारी मिलेगी। चलते हम चैप्टर पे। तो अर्थ से ही हम स्टार्ट करते हैं। भारत को विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है। आज तक का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत ही है, ठीक है ना। भारत लोकतंत्र है क्योंकि यहाँ पर शासन के विभिन्न स्तरों के लिए निश्चित समय में चुनाव होते हैं। हर 5 साल बाद ही शासन के लिए चुनाव होते हैं। अब हर 5 साल बाद चुनाव होता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी एक बार सरकार बन गई तो वो सुनिश्चित नहीं हो सकती, एकदम बेफिक्र नहीं हो सकती कि भाई अब तो हम सरकार में आ गए, अब अपनी सरकार बन गई और निश्चित हमारी ही चलेगी, ऐसा उसको कभी तसल्ली मन में नहीं होगी। इसी डर से क्या करेगा, वो बराबर काम करने की कोशिश करेगा। पिछले लगभग 60 वर्षों से जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के केंद्र, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर गठित सरकारें हमारे लोकतंत्र को मजबूत कर रही हैं। भारत के आज़ाद हुए समय से लेके अब तक बता रहे हैं कि पूरी लोकतांत्रिक सरकार ही चल रही है, ठीक है ना। और क्या है, लोकतंत्र को मजबूत कर रखी है। लोकतंत्र को मजबूत इसलिए है कि भाई जब भी सरकार होती है तब वो बदल सकते हैं। जैसे अभी हमारी जो सरकार चल रही है, भाजपा चल रही है। इससे पहले काफ़ी समय से क्या चल रही थी, कांग्रेस, ठीक ना, लगातार कांग्रेस थी आज़ादी से लेके। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है, कोई ये ना समझ ले कि लोकतंत्र हो गया तो उसके घर की खेती है, ठीक। लोकतंत्र जनता के लिए है, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के ही द्वारा उसे चुना जाएगा और जनता ही उसे क्या करेगी, हटा देगी, ठीक। तो इसलिए जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। अब वो जनता जिसको चुनती है वो जनता पे ही शासन करता है, ठीक, उनकी भलाई के लिए। अब यहाँ बात अलग है कि लोग नेता होता अपना पेट भरने लग जाते हैं। यह शासन की वह प्रणाली है जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होती है, और यह शासन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो जनता के द्वारा ही संचालित होती है, उनके प्रतिनिधियों। अब जनता द्वारा कैसे होगी कि हम ही लोग तो लीडर को, MP MLA को चुनते हैं, वोट देते हैं, और वो संसद में जाते हैं, वहाँ मंत्री बनते हैं, फिर वो शासन चलाना शुरू करते हैं। तो जनता द्वारा ही तो चुने गए प्रतिनिधि हैं, ठीक। और अगले साल अगर वो काम नहीं अच्छा करे तो दूसरे को चुन लेते हैं, फिर तो उसकी सारी पोजीशन खत्म। यह है लोकतंत्र कि बदलाव ला सकते हैं। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था मात्र नहीं है, बल्कि यह इससे कई अधिक मायने रखता है। यह सरकार की एक व्यवस्था होने के साथ साथ एक विशिष्ट प्रकार की राज्य व्यवस्था है। सरकार की व्यवस्था के साथ साथ क्या है, राज्य व्यवस्था भी है, एक सामाजिक प्रणाली है तथा एक विशिष्ट आर्थिक व्यवस्था भी है। अब कैसे कैसे ये इतनी सारी व्यवस्था है, सामाजिक प्रणाली है, इन सब के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। लोकतंत्र के लिए आवश्यक परिस्थितियां। अब लोकतंत्र के लिए कैसी सिचुएशन चाहिए उसके बारे में कहते हैं। एक लोकतंत्र प्रामाणिक और व्यापक तब कहलाता है जब कुछ विशेष शर्तों को पूरा करता हो, कंडीशंस, कुछ ऐसी कंडीशंस को फॉलो करेगा, तभी जाके उसको हम कहेंगे कि वो लोकतंत्र है। कंडीशन क्या है, राजनीतिक परिस्थितियां होनी चाहिए। कैसी, सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होना, मतलब सर्वोच्च सत्ता, पूरी सत्ता जनता से ही जुड़ी होनी चाहिए, उसकी जनता में ही होनी चाहिए। मौलिक अधिकारों का प्रावधान होना चाहिए। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार होना चाहिए। 18 साल के जब हो गए तो सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। पहले के जैसे नहीं कि कुछ अमीर वर्ग को और कुछ लोगों को खाली वोट डालने का अधिकार था, ठीक ना। लेकिन अब क्या है, 18 साल का जो हो जाएगा उन सबको वोट डालने का अधिकार दिया जाए। स्वतंत्र प्रेस व मीडिया, ऐसा ना हो किसी के चमचे बने हों, ठीक है ना। मीडिया अगर स्वतंत्र है समझो देश का शासन सही है।
अगर मीडिया स्वतंत्र नहीं है तो देश का शासन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, कुछ पता ही नहीं। इसीलिए मीडिया को क्या कहते हैं, देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ठीक है ना। सक्रिय राजनीति सहभागिता और एक्टिव पर्सन होने चाहिए राजनीति में काम करने के हर एक चीज के मायने में। सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियां, अब सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां दोनों में क्या होना चाहिए, विधि कानून के समक्ष समानता होनी चाहिए। कानून के सामने ना कोई अमीर ना गरीब ना छोटा ना बड़ा, सब समान होना चाहिए। जिस सजा के लिए तुम्हें अगर जिस जुर्म के लिए तुम्हें अगर सजा उतनी मिल रही है, उतनी ही उस सजा के लिए अमीर को भी मिलेगी और गरीब को ही मिलेगी, ना कोई भेदभाव होगा उसमें। अवसरों की समानता, अगर तुम्हें अवसर मिल रहे हैं तो उन्हें भी अवसर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है ना। बस कहीं कहीं क्या होता है कि जो पहले से बैकवर्ड में चले गए हैं, दबे कुचले लोग थे ना, जैसे दलित लोग रहा करते थे, तो वो काफ़ी हजारों सालों से क्या दुखी थे, इसलिए क्या है कि उन्हें ज़्यादा छूट दी जाती है। ठीक ना, ताकि वो अवसर उन्हें मिले, आगे बराबरी कर पाएँ। तो ये भी होना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए, सबके सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि कोई मार रहा है पीट रहा है, कोई डर ही नहीं है किसी को कानून का, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सर्व शिक्षा, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। सर्व स्वास्थ्य, सबका स्वास्थ्य उपचार के लिए प्राथमिक इलाज मिलना ही मिलना जरूरी है, वो क्या होना चाहिए, फ्री मिलना चाहिए। ऐसे प्रावधान होने चाहिए। ठीक है ना, तब तो मानेंगे कि क्या है वो लोकतंत्र है। फिर बात आती है चुनौतियां। लोकतंत्र में चुनौतियां क्या हैं? भारत के लोकतंत्र के समक्ष कुछ प्रमुख चुनौतियां निम्न प्रकार से हैं। एक तो निरक्षरता, जब इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो सही गलत का फैसला कैसे करेगा, कौन सा प्रत्याशी अच्छा है कौन सा खराब है, कौन से नियम कानून उसके लिए सही हैं कौन से उसके खिलाफ हैं, उसके कौन से अपने अधिकार हैं और कौन से सरकार की तरफ से मिलते हैं, ये कुछ पता ही नहीं है उसे। तो वो क्या करेगा, कहीं ऑब्जेक्शन ही नहीं कर पाएगा, अपने अधिकारों का ही नहीं वो समझ पाएगा, तो उसके अधिकारों का कहाँ हनन हो रहा है कहाँ क्या हो रहा है वो नहीं जान पाएगा। साक्षरता लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है, लेकिन निरक्षरता को मिटाना भारत के लिए अभी भी एक बड़ी चुनौती है। भारत में सबसे बड़ी चुनौती क्या है, एजुकेशन लेवल। या तो शिक्षा को क्या किया, कहीं धंधा बना लिया है, जैसे प्राइवेट स्कूल है। ठीक, ये तो सरकार ने जब इंटरफेयर किया है उसके बाद आज बहुत से जो हैं वर्ग के EWS वाले, SC ST OBC वाले, उनको क्या छूट मिलती है ना। इकोनॉमिकल जो मतलब कमज़ोर वर्ग हैं वो अपना इनकम सर्टिफिकेट दे के वहाँ पे क्या करते हैं, फीस फ्री होती है, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, कॉपी किताब सब स्कूल में बिक रहे हैं। ठीक है ना, तो वहाँ सब पढ़ नहीं पा रहे। सरकारी स्कूल में है, टीचर सही से नहीं पढ़ाते। तो समस्या क्या है, शिक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर इतने स्कूल हैं, अगर सबको सही से शिक्षा दी जाए तो शायद हमारा समाज आने वाले 10-20 साल में शिक्षित हो जाए, हमारा देश बहुत अच्छा शिक्षित हो जाए। जहाँ आप लोग पढ़ते हैं वहीं देखो, आज समस्या क्या है, आज बच्चे जो NIS से पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ढंग से उन्होंने पढ़ा नहीं रेगुलर, और उनके टीचरों ने रिकमेंड कर दिया कि आप ओपन से पढ़ो। बच्चे सोचते हैं कि ओपन में ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, जब ओपन में आते हैं तो पता चलता वही सारा घुमा के उतना ही पढ़ना पड़ता है, फिर फंस जाते हैं बेचारे। पढ़ना उतना ही पड़ेगा हर जगह, बस वहाँ पढ़ाई ढंग से नहीं होगी तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। बहुत ज़रूरी है कि शिक्षा को समाज में लाना। अगर वहाँ पे हमारा प्रत्याशी अच्छा नहीं होगा, लीडर अच्छा नहीं होगा, तो शिक्षा को समाज में नहीं ला पाएगा। ठीक ना। दूसरी सबसे बड़ी चुनौती क्या है, गरीबी। अरे शिक्षा नहीं है तो कमाएगा ही नहीं, तो गरीबी ही आएगी। ठीक, गरीबी में क्या है, बढ़ती जनसंख्या वो बेरोजगारी। कहा बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी, ये दोनों समस्या क्या है, बिना शिक्षा के वजह से खड़ी हो रही हैं। जब इंसान शिक्षित नहीं होगा तो उसको समझ नहीं विकसित होगी, तो जनसंख्या तो ऑलरेडी बढ़नी है। ठीक, जनसंख्या जब कमाए खाएगा नहीं, इंसान का कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो जनसंख्या, शादी विवाह कर लिया, जनसंख्या बढ़ ही रही है, जनसंख्या को थोड़ी ना रोक सकता। लेकिन अगर समझदार इंसान है तो वो उतने ही बच्चे पैदा करेगा जितने की ज़रूरत उनकी पूरा कर सकेगा। ये नहीं कि पैदा किया और छोड़ दे जाओ अपने अपने किस्मत से खाओ, तो वहाँ जनसंख्या क्या होगी, बढ़ती जा रही है। जैसे भारत आज जनसंख्या में पहले नंबर पे पहुँच गया। गरीबी भी बहुत है भारत में। अब बच्चे वो अशिक्षित हैं, माँ बाप अशिक्षित हैं, बच्चे भी वही है।
उनको खाने को नहीं मिल रहा, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही, शिक्षा कहाँ से दे पाएंगे? और जब शिक्षा नहीं हुई तो बेरोजगारी, गरीबी रहेगी जब रोजगार नहीं हुआ। गरीबी का मूल कारण है यह असमानता व वचन को बढ़ावा देता है, वंचन को बढ़ावा देता है। जैसे ना बेरोजगारी गरीबी का मूल कारण है, यह असमानता व वंचन को बढ़ावा देता है। ठीक, जैसे अब गरीबी ही हो गया तो जब काम ही नहीं मिलेगा, कहीं जाओगे तो आज पढ़े लिखे की ज़रूरत है, चाहे 5,000 का काम हो, इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसे काम बहुत मुश्किल है मिलना। ठीक है ना। लिंग भेदभाव, अब लिंग भेदभाव आता है तो इसमें क्या होता है, भारत में लड़कियों व स्त्रियों के विरुद्ध भेदभाव जीवन के हर क्षेत्र में नजर आता है। जैसे लड़कियों को कहा जाए तुम ये काम नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती, तुम इतना पढ़ के क्या करोगी, तुम्हारी क्या जरूरत, तुम इतना ही करो, तुम घर में काम काज करो। तो ये क्या है, भेदभाव है। लड़कों को आज़ादी देंगे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लड़के पढ़ते ही नहीं है। बहुत समस्याएं हैं। यह लोकतांत्रिक सिद्धांत के खिलाफ है। इस तरह के भेदभाव के कारण लिंग अनुपात चिंता का विषय बना हुआ है। आज अगर केरल का देखा जाए तो लगभग 96-97 जाता है। वहाँ की महिलाएं ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, एजुकेशन लेवल वहाँ का बहुत अच्छा है ना। हाँ, केरल में। और अगर भारत में और जगह देखा जाए तो उतना अच्छा नहीं है। और जगह की लड़कियां उतनी नहीं पढ़ी लिखी हैं जितनी केरल की मिलती हैं पढ़ी लिखी। हर हॉस्पिटल में नर्स केरल की ही ज़्यादा मिल जाएंगी तुम्हें पढ़ी लिखी। उसके बाद अगली समस्या जातिवाद या सांप्रदायिकता। जातिवाद में भेदभाव। भारत का लोकतंत्र जातिवाद व सांप्रदायिकता के कारण पैदा हुई समस्याओं में जूझ रहा है। जातिवाद का हिंदू मुस्लिम कर दिया, ठीक है ना, ऊंच नीच की जातिवाद छेड़ दिया, धर्म में हिंदू मुस्लिम करके लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। रहना एक ही देश में फिर भी हिंदू मुस्लिम करके लड़े जा रहे हैं। ठीक, अब इससे क्या होगा, भारत का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं होगा, वो आपस में कट मर रहे हैं। ठीक, जातिवादी जहाँ पे कर दिया वहाँ आपस में जातिवादी को लेकर बड़े हुए हैं। ये नहीं कि सामूहिक विकास करने की कोशिश करें। राजनीतिक व्यक्ति मत प्राप्त करने के लिए इन दोनों को बढ़ावा देते हैं। वो अपना सपोर्ट पाने के लिए, वोट पाने के लिए इन दोनों को ही क्या करते हैं, आग में घी डालना शुरू कर देते हैं। जातिवादी और सांप्रदायिकता देश की एकता व शांति के लिए क्या है, खतरा है। भेदभाव क्या है, ये खतरा है देश के लिए। देश में क्या खोखलापन आ जाता है। जैसे पाकिस्तान बंटवारा हो गया, बांग्लादेश, अगर एक रहते तो भारत देश और भी बड़ा होता ना। ये भेदभाव ही तो हुआ, सांप्रदायिकता तो ही धर्म के मामले पे। और वैसे जातिवाद को लेके भी अन्य राज्यों में, अन्य जगहों पे भारत में जाओ तो देखने को मिलता है, आज भी देखने को मिलता है गांव वगैरह में। क्षेत्रवाद, अब दूसरी बात आती है क्षेत्रवाद। विकास के असंतुलन तथा किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को विकास में नज़रअंदाज करने के कारण क्षेत्रवाद की भावना पैदा होती है। क्षेत्रवाद भी देश की एकता के लिए खतरा है। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं बिहार के हैं, यूपी के हैं, पंजाब के हैं, बंगाल के हैं, अपना एरिया बना लेते हैं। वहाँ से आए यहाँ कमाने के लिए, चाहे वहाँ एक दूसरे को भले नहीं जानते हो, यहाँ पे आके पता चल गया हमारे राज्य, हमारे शहर के हैं, वो अपना शहर अपना राज्य एक इकट्ठा हो लेते हैं। तो इससे क्या होता है, पूरे समाज में मिलके नहीं रह पाते, फिर वो अपना एक गठन बनाना शुरू करते हैं, फिर अपना ही अपना सोच लेते हैं। बाकी समाज क्या होता है, पिछड़ा रह जाता है। हर जगह की बात होती है। क्षेत्रवाद जहाँ आ गया वो अपना अपना देखने लगेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से नहीं चल पाएंगे, मिल के नहीं। भ्रष्टाचार, अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, भ्रष्टाचार समस्या है। भ्रष्टाचार में क्या दिक्कत आती है, बेईमानी, रिश्वतखोरी, सरकारी तंत्र को अपने निजी हित के लिए दुरुपयोग भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। अब जैसे वो क्या कर लेते हैं, जनता के लिए आया पैसा, ठीक, ऊपर से आया 100 रुपये जनता के लिए, और ऊपर से नेता मंत्री खाते खाते कितना लाए, 1 रुपये पकड़ा गए उसे, तो ये भ्रष्टाचार हुआ ना। उसे 100 रुपये मिलना चाहिए था, 0 खा गए दोनों, 1 लाख पकड़ा गए बेचारे को। अब वो 1 रुपये में क्या करेगा। सरकारी तंत्र, सरकारी सुविधाएं जो मिली हैं वो अपने लिए ऐसा आराम कर रहे हैं, लोगों के लिए है ही नहीं, उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के कारण राजनीति और अधिकारी राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करते हैं। अब वो देश के हित नहीं, वो अपना भला मानते हैं, अपना ही भला सिर्फ चाहते हैं सर्वोपरि, और किसी का नहीं सोचते हैं।
सुधारात्मक कदम, अब इनको सुधारा कैसे जाए, जो ये जो कमियां अभी गिनवाई गई हैं तुम्हें, इसको सुधारने के क्या पॉइंट हो सकते हैं उनको देखते हैं। सार्वभौमिक साक्षरता, सर्व शिक्षा, मतलब सब शिक्षित होने चाहिए। जैसे शिक्षित होगा तो वो सवाल जवाब कर पाएगा ना कि ये चीज़ है कहाँ, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमारे अधिकार कहाँ हैं, हमारी ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, हमें चाहिए, हमने तुम्हें वोट दिया है, हमारा अधिकार है, हमारा हक है। जब कोई चीज़ का इंसान जानता है, नागरिक जानता है, तो उससे ना पुलिस वाले, ना अधिकारी, ना नेता जवाब नहीं करते, क्योंकि उसे पता है अगर हमारे अधिकार यहाँ नहीं मिले हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के आगे ना कोई पार्टी है ना कोई नेता है, उसके आगे किसी की नहीं चलती। गरीबी उन्मूलन, गरीबी से उठेगा इंसान, जब गरीबी से उठेगा तो आगे सोच पाएगा ना। इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएगा, रोटी कपड़ा मकान की, तो फिर गरीबी से उठेगा कहाँ, वो उसी में उसकी ज़िंदगी कट रही है। जब गरीबी से ऊपर आएगा तो शिक्षा सोचेगा, जब उसकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी होगी तो आगे का सोचेगा ना वो विकास का। लैंगिक भेदभाव की समाप्ति, कोई भेदभाव नहीं, स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। क्षेत्रीय असंतुलन दूर करना, जो वो क्षेत्र वाली भावना नहीं अंदर होनी चाहिए कि इस क्षेत्र के हम हैं, उस क्षेत्र के हम हैं, ठीक है ना, मिलके रहो। प्रशासनिक व न्यायिक सुधार, प्रशासन में सुधार होना चाहिए, प्रशासनिक जैसे जो सरकारी सुविधाएं उसका दुरुपयोग ना करें, हर एक चीज़ की जागरूकता होनी चाहिए इंसान में। सतत पोषणीय विकास, आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय, सतत पोषणीय विकास भी होना चाहिए कि ये नहीं कि इस पीढ़ी में तुमने अपने समय में इतना ज़्यादा पेट्रोल यूज़ कर लिया कि आने वाली 2 पीढ़ी को पता ही नहीं पेट्रोल नाम की चीज़ भी कुछ होती थी। जैसे चावल की प्रजातियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, आज के समय में अगर आप लोग देखते हो तो वो समझ में नहीं आएगा कि यहाँ कितनी प्रजातियाँ हैं चावल की। पहले के बुजुर्ग अगर उनसे पूछो तो कई प्रजातियाँ ऐसी चावल की बता देंगे जिनको देखा ही नहीं है ना, तो वो सब क्या हो गई, खत्म हो गई। लोकतंत्र में नागरिक की भूमिका, अगला हेडिंग हमारी, लोकतंत्र में नागरिकों की क्या भूमिका होनी चाहिए। लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब नागरिक अपने में समानता, स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता, धर्मवाद ना करें, किसी एक पंथ, किसी एक उसमें ना खींचे अपने आप को, किसी एक पंथ का ना कहें, मिल के रहने की कोशिश करें। सामाजिक न्याय, सबके साथ न्यायिक रहें। उत्तरदायित्व, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, तथा सभी का सम्मान करें, ये नहीं कि नहीं वो बुरा है, वो ऐसा है, वैसा करें, उसे घृणा नहीं करनी चाहिए। जैसे कुछ मूल्यों को आत्मसात करें, इसको समझें, मानें, तब तो बना रहेगा लोकतंत्र। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक इस बात के लिए उत्तरदायी है कि वह विभिन्न स्तरों पर सरकार कैसे कार्य करती है, इसलिए प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ये जानना जरूरी है कि सरकार कैसे काम करती है, सरकार से जवाबदेही बनती है, सरकार से वो क्वेश्चन करे, ठीक है ना, ये उनका अधिकार हैं। लेकिन जब शिक्षित ही नहीं होगा तो अधिकार कहाँ से पाएगा। लोकतंत्र में नागरिक को निम्नलिखित कुछ प्रमुख अवसर प्राप्त होते हैं। अब नागरिकों को कौन कौन से अवसर प्राप्त होते हैं उन्हें देखते हैं। सार्वजनिक जीवन में भागीदारी, विशेषकर चुनाव के दौरान मतदान करना, ठीक ना, चुनाव के दौरान वोट देना चाहिए, नहीं दोगे तब भी वो जीतेगा। क्या पता अगर तुम्हारा वोट उसके विपक्ष में चला गया जिसको हम पसंद नहीं करते, और उसे वोट दे दिया जो तुम एक भी वोट नहीं दे रहे थे, अगर तुमने वोट नहीं दिया वो जीत रहा है तब तो जीतेगा। लेकिन अगर तुमने उसके विपक्ष में वोट दिया है तो क्या पता वो जीत जाए, है ना, उसका एक वोट तो बढ़ेगा और इनका एक वोट कम होगा जो जीत रहा था। तो इसलिए वोट देना चाहिए, अपने वोट की वैल्यू समझनी चाहिए सबको। नागरिक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था को उत्तरदायी व जवाबदेही बनाते हैं। नागरिक ही जब क्वेश्चन पूछेंगे तभी तो वो उत्तर देंगे, जवाब देंगे। जब धरना प्रदर्शन और सब नहीं करेंगे तो वो होगा ही नहीं कोई। जब नागरिक किसी चीज़ पे प्रश्न पूछेंगे तो जवाब देना पड़ेगा उन्हें, ठीक, लेकिन उसके पहले अपने अधिकारों की उन्हें समझ होनी चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को सार्वजनिक विषयों के प्रति जागरूक रहने का मौका देता है। सूचना के अधिकार 2005 में ये नियम बना, ठीक है ना, उसके अधिनियम के तहत हर नागरिक को अधिकार है कि वो सारी चीज़ की जानकारी रखे तथा अपने विचारों व राय को भी व्यक्त करने का मौका देता है। और वो कहता है कि अपने विचार और को भी वो व्यक्त कर सके। प्रत्येक नागरिक को कुछ कार्यों को करने की छूट है
साथ ही उसका कर्तव्य है कि वह ऐसा कुछ ना करे जिनसे किसी और के अधिकारों का उल्लंघन हो। तुम में अधिकार है, इतना अधिकार है कि तुम अपनी तो स्वतंत्रता रखो, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता भंग ना करो। ये ना करो कि तुम कहीं बैठे हो और कहो हम तो आज़ाद हैं और हाथ फैला दो और दूसरे के मुंह पे लग रहा हो, फिर दूसरा भी कहे मैं भी स्वतंत्र हूँ, वो फिर पैर उठा के मार दे, तो हो गया ना उल्टा। ऐसा ना हो कि दूसरे की स्वतंत्रता। हाँ, अगली हेडिंग है सुधारात्मक कदमों को वास्तविक रूप देने में नागरिकों की भूमिका। अब जो कदम है सुधारात्मक, उसमें नागरिक कैसे अपना योगदान देते हैं। यह उन नागरिकों की सक्रिय भूमिका से संभव है जो कानून का सम्मान कर हिंसा को अस्वीकार करते हैं, लड़ना झगड़ना छोड़ के कानून को सम्मान देते हैं, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करते हैं, मनुष्य के मान सम्मान का आदर करते हैं, विपक्ष की भूमिका को स्वीकारते हैं कि विपक्ष में भी हैं फिर भी हम उसको क्या करेंगे, जवाब उससे मांग रहे हैं, सरकार के निर्णय को अस्वीकार कर सकते हैं पर सरकार की सत्ता को अस्वीकार नहीं करते, सरकार के निर्णय को अस्वीकार करेंगे उसकी सत्ता को नहीं कर सकते, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करते हैं। ये सारी भूमिका होनी चाहिए नागरिकों। जैसे हमारे देश में क्या भिन्नता बहुत है, लेकिन तब भी सारे मिलकर रह रहे हैं। हमारा भारत देश एक विभिन्नताओं का देश है, लेकिन लोकतंत्र है इसलिए सब मिलकर रहते हैं। तुम दिवाली भी मनाओगे, ईद भी मनाओगे, बैसाखी भी मनाओगे, पोंगल भी मनाओगे, है ना, ओणम मना रहे हो, कई त्यौहार मना रहे हो, दुर्गाष्टमी से लेके गणेश चतुर्थी सारी चीज़ मना रहे हो। विभिन्नताओं का देश है, ठीक। ढोकला भी खा रहे हो तुम, रसगुल्ला भी खा रहे हो, और साग और तंदूरी नान वगैरह ये सब भी पंजाबी डिश भी खा रहे हो ना, और डोसा इडली भी खा रहे हो। तो ये विभिन्नताओं का देश है, आपस में सब मिल गए हैं। आज पता नहीं चलता, आज इंडियन फूड कहलाता है ये सारा, है ना। तो सब खा रहे हैं, क्यों, सब एक साथ मिल के रह रहे हैं ना। इसलिए नागरिक हर चीज़ में जागरूक होना जरूरी है, ठीक। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ये क्वेश्चन आंसर है, 3 क्वेश्चन, इसमें से लोकतंत्र वाला इंपॉर्टेंट है और ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लेना इसके आंसर। ओके, बाय स्टूडेंट।